हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम लोग पी ब्लॉक की यूनिट लेने जा रहे हैं। इसमें ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 यानी कि बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पी ब्लॉक में आप जानते हैं 6 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 होता है। ग्रुप नंबर 13 की बात करने वाले हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होता है। एन यहाँ पर क्या है, आपका शेल नंबर बोल दो, या तो वैलेंस शेल नंबर बोल दो, या फिर आप इसको पीरियड नंबर भी बोल सकते हैं। जो पीरियड होता है वही आउटर मोस्ट शेल होता है, वैलेंस शेल होता है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये पीरियड सेकंड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। ओके। अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो एलिमेंट्स कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। उसके बाद एटॉमिक नंबर देखिए। एटॉमिक नंबर में आपको सिर्फ पहला याद रखना है 5। उसके बाद जो पेरियोडिक टेबल का रूल है कि नेक्स्ट ग्रुप में एंटर करते हैं तो सेकंड से, ये सेकंड ग्रुप है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। ठीक है। सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो आपको 8 ऐड करना है। थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जाते हैं तो 18 ऐड करना है। फोर्थ पीरियड से फिफ्थ में जाते हैं तो 18 ऐड करना है, और फिफ्थ पीरियड से सिक्स में जाते हैं तो आपको 32 ऐड करना है। ठीक है। इस तरह से आप पूरी पेरियोडिक टेबल में आप यदि ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो पी ब्लॉक में आपको जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका याद रखो, बाकी किसी का भी एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। वो सीधा का सीधा आप सेकंड से थर्ड में 8, फिर 18, फिर 32 आप ऐड कर दीजिए, अगला एटॉमिक नंबर अपने आप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये देखिए NS2 NP1, यही जो 14 ग्रुप में भी सबका सेम रहेगा। NS2 NP2, फिर 15 ग्रुप में NS2 NP3 हो जाएगा, वो आउटर मोस्ट सेम रहेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इनर कोर कहाँ डिफरेंट है। इनर कोर से मतलब है कि ये जो गैलियम है, पहली बार इसमें देखिए डी इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ है। नियोन और हीलियम में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। और ये आपका गैलियम के बाद इंडियम है, इंडियम में भी 4d इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और एफ इलेक्ट्रॉन पहली बार इंट्रोड्यूस होता है आपका थेलियम में। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि डी इलेक्ट्रॉन कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, एफ इलेक्ट्रॉन पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये आपको पी ब्लॉक के हर ग्रुप में यही रूल है। एटॉमिक नंबर का यही रूल है, वैलेंस शेल का यही रूल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी यही रूल है। ठीक है। अब पी ब्लॉक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है, इनर्ट का मतलब होता है उदासीन, अक्रिय, है ना। तो युग्म, अक्रिय युग्म प्रभाव इसको बोलते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखिए क्या होता है, पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में, है ना, स्पेशली ग्रुप नंबर 13 से लेके 15 तक, किसी भी ग्रुप में यदि हम लोग ऊपर से देखिए नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में पी ब्लॉक में, ठीक है, तो ये जो NS2 पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP1 to 6 यही होता है। ठीक है। NP1 to 6। ओके। तो अब इसमें आप देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये जो NS2 वाला पेयर है ना, जैसे एग्जांपल के लिए 13 ग्रुप लें तो इसमें ये जो 2s2 है, यहाँ पर 3s2 है, नेक्स्ट एलिमेंट में 4s2 हो जाएगा, नेक्स्ट में 5s2 हो जाएगा, नेक्स्ट में 6s2 हो जाएगा। तो ये जो NS2 वाला जो पेयर है, ये ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये इनर्ट होता जाता है, यानी कि अक्रिय होता जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर फोर्स है, इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर फोर्स है, वो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस, ये जो S2 S में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, न्यूक्लियस इस पे अपनी पकड़ बनाता जाता है ना, उसको होल्ड मतलब उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिससे ये ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 के जो लोअर एलिमेंट है ना, उसमें जो NS2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो केमिकल कंपाउंड बनाने में भाग नहीं लेता है, अक्रिय यानी कि इनर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या क्या हुआ वो देखो, ये बड़ा कमाल हो गया। क्या हुआ, पी ब्लॉक के हर ग्रुप में एक होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका फॉर्मूला है ग्रुप नंबर -10। जैसे अभी हम 13 ग्रुप में चल रहे हैं तो 13 - 10, तो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +3 की। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी +3 से ज्यादा ये दिखा नहीं सकते, क्योंकि वैलेंस शेल में इनके 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 NP1। ठीक है। इसमें आपके 13 वाले में। ठीक है। अब एक ऑक्सीडेशन होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू IP इफेक्ट, यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2। जैसे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 13 में 3 हो गया तो -2 कर देंगे तो +1, यानी कि 13 ग्रुप की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +3, और ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट वो है +1। ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जो NS2 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो
इनर्ट होता जाता है, इसलिए वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, इसलिए नीचे वाले एलिमेंट में वो कंप्लीटली इनर्ट हो जाता है, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, इसलिए नीचे वाले एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करते हैं, ऊपर वाले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सी कहानी है कि अब जो आप देखिए ग्रुप नंबर 13 में जाते हैं, ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जो आपका थेलियम है लास्ट एलिमेंट, उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सेम ट्रेंड आपका ग्रुप नंबर 14 में भी है, ऊपर वाले एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और जो ये पीबी है इसमें +2 इसकी +4 से भी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है ना, जबकि गेल इसमें जर्मेनियम में आप देखिए +4 +2 से ज्यादा स्टेबल है। सेम किस्सा ग्रुप नंबर 15 का भी है। ग्रुप नंबर 15 में आपका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके -2 कर देंगे तो +3 हो जाएगी। +3 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए +5 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, +3 की बढ़ती जाती है, और बीआई में आप देख लीजिए बिस्मथ में +5 की स्टेबिलिटी +3 से कम है। इसका मतलब अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 4 की बात करेंगे आप तो PbCl2 है वो ज्यादा स्टेबल है PbCl4 के कंपैरिजन में, क्योंकि पीबी की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी स्टेबल नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी +2 वाली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसी तरह से यदि ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो जो थेलियम है, थेलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 से ज्यादा स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इसलिए इसका जो TiCl है वो मोर स्टेबल है TCl3 से। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे देख सकते हैं। ठीक है ना, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से फर्स्ट ग्रेड 2011 में क्वेश्चन है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन से एलिमेंट दिखाते हैं, भाई पी ब्लॉक के दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाता। ठीक है, जूनियर केमिस्ट 2014 में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में है, इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, आप जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, जिससे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे। सुन लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, ऊपर से नीचे जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है, ये 15 ग्रुप के एलिमेंट है, सबसे नीचे वाला एलिमेंट होता है बिस्मथ, इसमें सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना। बेचारे की जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 से कम स्टेबल हो गई है ना, जबकि आपका ये जो फॉस्फोरस है या आर्सेनिक है ना, इनकी +3 ज्यादा +5 ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, +3 से, है ना। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ में कंडीशन गड़बड़ हो गई, तो ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। ACF 2011 एटॉमिक नंबर 13, 31, 49 किसमें है, 13 देखो 13 एल्यूमिनियम में है ना, तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 13 में आएंगे। क्या बोला है, प्रेजेंट द फैमिली, है ना, तो फैमिली तो ग्रुप नंबर 13 आपका बोरॉन फैमिली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर भी ध्यान रखिएगा, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ACF 2011 में क्वेश्चन आया है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। देखो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो होता है ऑक्सीजन। नंबर 2 होता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ आंसर है सिलिकॉन। अब एल्यूमिनियम आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल्स में नंबर 1 है, ध्यान रखना, मेटल्स में नंबर 1 सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट कौन है, आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, और ओवरऑल एल्यूमिनियम की पोजीशन कितनी है, 3rd है। यदि सिलिकॉन के बाद आप देखेंगे ओवरऑल कौन सी है, एल्यूमिनियम की 3rd, तो एल्यूमिनियम की ओवरऑल 3rd पोजीशन है, और एल्यूमिनियम की मेटल्स में नंबर 1 पोजीशन है ना, इसकी अबंडेंस में। सिलिका की सेकंड पोजीशन है, इन्होंने नंबर 2 पूछा है, सिलिका आंसर आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1। अब देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप नंबर 13 में, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर बढ़ता चला जाता है, इसलिए +1 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती चली जाती है। ये देखो आप ऊपर से नीचे जाओगे, देखो ये जो जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 13 के सब ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3 +1 +3 +1 +3 +1 +3 इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 इसकी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो NH2 पेयर है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ऊपर से नीचे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला गया, इसका मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 वो भी क्या हुई, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली गई। तो आपका जो एल्यूमिनियम की बात करोगे, एल्यूमिनियम में +3 ज्यादा स्टेबल है, किससे, इसके +1 से। लेकिन आप यदि थेलियम की बात करोगे, TL की, तो उसकी +1 ज्यादा स्टेबल है +3 से। तो अब
+1 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ रही है, ऊपर से नीचे बढ़ रही है, यानी कि थेलियम की +1 सबसे ज्यादा स्टेबल है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए आपका ये वाला। ये देखो, एल्यूमिनियम की सबसे कम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थेलियम की +1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे बढ़ रही है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे +3 का क्वेश्चन आता कि +3 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो +3 तो देखो ऊपर से नीचे डाउन होती है, तो थेलियम की +3 सबसे कम स्टेबल है, +3 वाला ऑर्डर ये है, ये +1 वाला ऑर्डर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। ओके, एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कॉन्ट्रास्ट थेलियम +1। ये कह रहा है थेलियम तो +1 में कंपाउंड दिखाना पसंद करता है और एल्यूमिनियम केवल +3 में ही कंपाउंड दिखाना पसंद करता है। क्या रीजन है? तो भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थेलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो गई, इसलिए वो +1 में ज्यादा पसंद करता है कंपाउंड बनाना। +1 की ये मैंने +1 और +3 की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो यहाँ भी दिया है, आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। Which one of the fluoro compound is most likely behaves as Lewis base? देखो भाई, इन्होंने पूछा है लेविस बेस कौन सा है। लेविस बेस का मतलब देखो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है लेविस बेस। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? देखो बोरॉन, बोरॉन BF3, ये लेविस एसिड होते हैं, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। अब हमें ये देखना होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, जिसके ऊपर लोन पेयर होता हो। लोन पेयर होता है 15 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना आपके, फास्फोरस, नाइट्रोजन, है ना, उनमें एक लोन पेयर होता है ना, ट्राई हैलाइड में। तो यहाँ पर PF3 में लोन पेयर है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये लेविस बेस है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, BF3 लेविस एसिड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविस एसिड्स? देखो लेविस एसिड कौन होते हैं? लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना वैलेंस शेल में, नहीं होते हैं, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो वो लेविस बेस का काम करते हैं। अब 13 ग्रुप में ट्राई हैलाइड्स, 13 ग्रुप के जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे लेविस एसिड होते हैं, क्योंकि इनमें जो आपका ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है 13 ग्रुप के ट्राई हैलाइड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं BCl3। अब BCl3 में बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके आ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के जोड़ दो, टोटल इलेक्ट्रॉन बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने हो गए आपके? 6 हो गए, है ना। इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ध्यान रखना ये जो हमारा 13 ग्रुप चल रहा है बोरॉन फैमिली, इसके जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे लेविस एसिड हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बोरोन फैमिली के कौन से कंपाउंड है? ये फास्फोरस 15 ग्रुप में, 15 ग्रुप में सिलिकॉन 14 ग्रुप में, ये बोरोन और एल्यूमिनियम ये लेविस एसिड हैं। ये क्वेश्चन नीट का है, और आप देखते जाइए कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ज्यादा मैं यहाँ पर बताने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो ये है कि अभी हमने देखा कि जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो लेविस एसिड होते हैं 13 ग्रुप के, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो है डेटिव बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग यानी कि ये हुआ, यदि आप बोरोन के ट्राई हैलाइड्स लेंगे, बोरोन के देखिए ट्राई हैलाइड्स लेंगे आप, ठीक है, फ्लोरीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ, ये बोरोन के ट्राई हैलाइड्स हैं। इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन के पास तो देखो लोन पेयर होते हैं, है ना, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉन जो बोरोन पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये बोरोन का एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसको इसकी तरफ शिफ्ट करता है अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ओके, तो बैक बॉन्डिंग अच्छी कब होती है? जब मैचिंग हो, पेयर मैचिंग हो। पेयर मैचिंग का मतलब ये हुआ बोरोन में 2p ऑर्बिटल होता है वैकेंट, और इसमें फ्लोरीन में भी 2p ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये मैचिंग हो रही है ना, सिमिलर साइज है, इसलिए अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि जो सिमिलर लेवल वाले आदमी है उनमें अच्छा रिश्ता होता है, ठीक है। तो ये वैसे ही है ना, 2p है दोनों का, तो ये अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। अच्छी बैक बॉन्डिंग होने की वजह से बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो गई, इसलिए इसका जो लेविस एसिड का कैरेक्टर है वो कम हो गया। सुन लो, अब बोरोन का क्लोरीन के साथ बनाएंगे तो बैक बॉन्डिंग क्लोरीन का 3p पार्टिसिपेट करेगा, इसमें ब्रोमीन का 4p करेगा, आयोडीन का 5p करेगा। तो जैसे जैसे साइज में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, 3p 4p 5p, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग कम होती चली जाएगी, क्योंकि वो सुटेबल मैचिंग नहीं है, साइज मैच नहीं कर रही बोरोन के 2p की और आयोडीन के 5p की, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है। बैक बॉन्डिंग BF3 में सबसे ज्यादा है, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, फिर Bi3 में। क्यों?
क्यों, मतलब आयोडीन वाले में सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसमें 5p पार्टिसिपेट करता है बैक बॉन्डिंग में आयोडीन का, और 5p की साइज बहुत बड़ी होती है 2p से, तो वो अच्छी तरह से बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इसलिए बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाले में है। अब आप ये समझो कि जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है उसमें ब्रोमीन बोरोन पर इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। जैसे BF3 में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग है, इसका मतलब फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से बोरोन को शिफ्ट कर दिए हैं, बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो गई है। इसका मतलब BF3 है वो अब उतना अच्छा लेविस एसिड नहीं रहा। इसलिए लेविस एसिड का यदि आप करेक्टर देखोगे, ऑर्डर देखोगे, तो BF3 इन चारों में BF3 सबसे वीक लेविस एसिड है, फिर BCl3, फिर BBr3, फिर BI3। BI3 सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है बोरोन के ट्राई हैलाइड्स में, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम होती है। याद रखना, बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन वाले हैलाइड में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है क्योंकि साइज सेम होती है, इसलिए लेविस एसिड करेक्टर कम हो जाते हैं। बोरोन की जो प्यास होती है इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो जाती है, इसलिए बोरोन कहता है अब मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए वो अच्छा लेविस एसिड नहीं रहता। कौन? BF3 वाला बोरोन, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BF3, BCl3, BBr3 का लेविस एसिड का ऑर्डर बताना है। हम जानते हैं बैक बॉन्डिंग BF3 में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लेविस एसिड करेक्टर इसके सबसे कम है। ऑर्डर हमारा हो गया कौन सा? आपका बी वाला, ये देखो BBr3 सबसे अच्छा लेविस एसिड, फिर BCl3, फिर BF3 सबसे कमजोर लेविस एसिड, है ना। सेकेंड हमारा आंसर आएगा। अब ये तो हुआ एक ही एलिमेंट के अलग अलग हैलाइड, जैसे हमने बोरोन लिया है ना, बोरोन का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। अब हम ले रहे हैं एलिमेंट तो चेंज कर दो लेकिन हैलाइड एक ही रखो, जैसे बोरोन का है फ्लोरीन, एल्यूमिनियम का फ्लोरीन, है ना, गैलियम का फ्लोरीन, इंडियम का फ्लोरीन, इस तरह से, ठीक है। तो उसमें लेविस एसिड कौन अच्छा होगा? उसमें यदि आप ये एलिमेंट चेंज कर दोगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो बोरोन के जो हैलाइड्स हैं वो अच्छे लेविस एसिड होंगे। ये देखो ऑर्डर में सबसे ज्यादा बोरोन के हैलाइड्स हैं, क्यों? क्योंकि बोरोन में बेचारे में नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ज्यादा, है ना, यानी कि ये मेटल नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो मेटल कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, यानी कि इंडियम में मेटलिक कैरेक्टर्स ज्यादा है बोरोन के कंपैरिजन में। तो आप जानते हो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेना कि देना? मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना, तो इंडियम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, लेने की नहीं रखता। इसलिए मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होने की वजह से इंडियम का लेविस एसिड करेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए बोरोन के हैलाइड अच्छे लेविस एसिड हैं, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो लेविस एसिड करेक्टर कम होता चला जाएगा। इंडियम के जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो अच्छे लेविस एसिड नहीं है, है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर किसका? एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियस का। सुन लो भाई, बड़ा ही गजब ऑर्डर है। आप लोग जानते हो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, आप लोग जानते हो ना, ये ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ती है। इसका मतलब थेलियम सबसे बड़ा होना चाहिए, बोरोन सबसे छोटा होना चाहिए, और ऑर्डर होना चाहिए आपका ये देखो बोरोन सबसे छोटा है, इधर से इधर जा रहे हैं, बढ़ रही है, और थेलियम सबसे बड़ा है ना। यदि आप ये ऑर्डर बनाते हो इस ग्रुप के लिए, 13 ग्रुप के लिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों गलत होगा? सुन लो। आप यदि ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन गैलियम में एक चक्कर हो गया। क्या? गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ग्रुप में, है ना। ऊपर से आओगे तो बोरोन में भी नहीं है, एल्यूमिनियम में भी नहीं है, गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन आ गए। 3D इलेक्ट्रॉन का जो सील्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो पुअर होता है, कमजोर होता है। इसलिए 3D इलेक्ट्रॉन के केस में साइज थोड़ी सी कम हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम से हम गैलियम की तरफ जाते हैं ना, तो साइज कम हो गई उसकी, बढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन का जो सील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है? कमजोर है। जिसलिए डी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है 4s4p वाले, इनको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से उतना नहीं बचा पाते, बेचारों का इफेक्ट कमजोर है, उतना नहीं बचा पाते, तो न्यूक्लियस इनको अंदर खींच लेता है, अंदर खींच लेता है तो साइज कम हो जाती है। इसलिए गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से कम हो गई, और ये हो गया आपका आंसर, यानी कि गैल्यूमिनियम की साइज कम हो गई, वो उठ के चला जाएगा एल्यूमिनियम की जगह, एल्यूमिनियम आ जाएगा गैलियम की जगह, ठीक है। और ये आपका ऑर्डर सही है। ये देखो बोरोन के बाद सेकंड नंबर पे गैलियम, है ना, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इंडियम, थेलियम तो अपनी जगह ही रहेंगे, बोरोन भी अपनी जगह रहेगा। गैलियम और एल्यूमिनियम की पोजीशन आपको इंटरचेंज करनी है। गैलियम बेचारा छोटा हो गया, आपको यकीन नहीं आया होगा, इसलिए मैं पिकोमीटर में इनकी साइज भी लेकर के आया हूं। बोरोन की साइज 85, फिर गैलियम की 135 है, फिर एल्यूमिनियम इससे थोड़ा सा बड़ा है 143 है, फिर 167, 170। आपको समझ में आ गया होगा
क्या प्रॉब्लम है इसमें? गैलियम बेचारा एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एल्यूमिनियम से छोटा हो गया, ऑर्डर हमारा चेंज हो गया। इसी बात पे नीट में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताओ 13 ग्रुप वालों का। तो भाई अब आप इसमें बता सकते हो, मैंने आपको बता दिया है ऑर्डर कौन सा होना चाहिए। बोरोन के बाद गैलियम आएगा तो ऑर्डर होना चाहिए इसका सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सी नहीं होना चाहिए भाई, सी में यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। इसलिए ऑर्डर होना चाहिए डी, देख लो डी ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि बोरोन के बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और थैलियम। यस, डी इसका सही ऑर्डर है, हम गलत जा रहे थे, है ना। ओके, तो ये हो गया। विच वन ऑफ द एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म आयन, ये देखो नीट 2018 का क्वेश्चन है। आयन कौन सा नहीं बनाता भाई? आयन कौन सा नहीं बनाएगा? जिसको इलेक्ट्रॉन देने में जोर आएगा, ठीक है, वो आयन नहीं बनाएगा। कौन? बोरोन। बोरोन की साइज बेचारे की बहुत छोटी है, बहुत छोटी होने की वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को एकदम पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए बोरोन क्या है, बहुत छोटी साइज होने की वजह से इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता, आयन नहीं बनाता है, बाकी सब आराम से खुल के इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट 2011 में, उसके लिए क्वेश्चन है, वो है आपका H3BO3। H3BO3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं BOH3, ठीक है। एक ही बात है, नाम इसका या तो बोरिक एसिड बोल सकते हैं या ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मार्केट में एक ही चीज होती है, ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड। अब जो बोरिक एसिड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात तो क्योंकि इसका फॉर्मूला देखने से ऐसा लगता है कि ये तीन वो प्रोटॉन दे रहा होगा, है ना, 3 प्रोटॉन देने की क्षमता रखता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 3 प्रोटॉन बिल्कुल नहीं देता, ठीक है। ये फिर अब किसी ने कहा भाई 3 नहीं देता तो कम से कम 1 प्रोटॉन तो देता ही होगा, लेकिन ये भी यहां सही नहीं है, ये 1 प्रोटॉन भी नहीं देता, तो ये करता क्या है सुन लो। फिर इसको एसिड किस बात का बोलते हैं? फिर ये आया कि जब ये 1 प्रोटॉन भी नहीं देता तो एसिड किस बात का हुआ ये, ठीक है ना। तो फिर इसका जस्टिफिकेशन आया कि भाई एसिड तो ये है, लेकिन ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है। प्रोटोनिक एसिड क्या मतलब, आपका जो H2SO4 HCl HNO3 ये प्रोटॉन देते हैं इसलिए एसिड होते हैं ना, तो ऐसा एसिड नहीं है बोरिक एसिड। तो फिर बोरिक एसिड कैसा एसिड है? बोरिक एसिड भाई हमारा लेविस एसिड है, यानी कि बोरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, तो क्या करता है लेविस एसिड, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, बेसिकली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। कौन? आपका, हाँ मतलब कोई बात नहीं, जो आपका हाइड्राइड OH माइनस आयन है उससे आप ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड का जो बोरोन है वो एक OH माइनस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, BOH4 माइनस, ठीक है। तो बोरिक एसिड बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए लेविस एसिड है, वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है, इसलिए वो प्रोटोनिक एसिड नहीं है, सुन लो। अब एक बात और हो गई कि भाई बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है कि कौन सा ट्राई बेसिक एसिड है? तो बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब ये हुआ, मोनोबेसिक एसिड वो होते हैं कि भाई कितने ये OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, कौन? बोरिक एसिड एक OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आई? या फिर इसको ऐसे भी बता सकते हैं, मोनोबेसिक एसिड वो होते हैं जो एक प्रोटॉन रिलीज करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो प्रोटॉन रिलीज करता ही नहीं है, ये इस तरह से रिलीज करता है, ये जैसे ही H2O से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो OH के साथ तो खुद बॉन्ड बना लेगा, ये देखो, और जो H2O का जो H है वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि बोरिक एसिड को आप पानी में डालोगे तो एक H प्लस रिलीज होगा, लेकिन वो बोरिक एसिड नहीं करेगा, बात को समझो। इसलिए एक H प्लस फ्री होगा पानी में, इसके सॉल्यूशन में, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, है ना। जो भी एक प्रोटॉन पानी में रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। लेकिन ये यहाँ पर प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये ध्यान रखना, ये लेविस एसिड है, क्योंकि ये खुद प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, ये तो पानी वाला प्रोटॉन है बेचारा, ठीक है। ये खुद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, BOH4 माइनस बनाता है। इसलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोरिक एसिड, ये पहली बात तो मोनोबेसिक एसिड है, और मोनोबेसिक एसिड है, और ये कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड और वीक लेविस एसिड है, ये वाला आएगा भाई। मोनोबेसिक एसिड है और वीक लेविस एसिड है। लेविस एसिड तो है, आप समझ गए ना। मोनोबेसिक एसिड क्यों है? क्योंकि इसके एक्वस सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन रिलीज होता है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप पूछिए मत, इतनी बार आ चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड पेपर 2020 में B2O3 के बारे में पूछा, ये है क्या? तो देखो भाई, जो B2O3 है उसको आप क्या क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो
बोरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो, बोरोन ऑक्साइड भी बोल सकते हो B2O3 को, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरोन ऑक्साइड, और इसका एक स्पेशल नाम और है, वो है बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड। बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड भी B2O3 को ही बोलते हैं, सुन लो, है ना। तो ये अब ये कहाँ से आया है ये सवाल, बेसिकली जो बोरिक एसिड है उस पे हीटिंग का इफेक्ट है, पहले मेटाबोरिक एसिड बनता है, फिर टेट्राबोरिक एसिड बनता है, फिर लास्ट में बोरोन ऑक्साइड बनता है, यानी कि आपका बोरोन बोरिक एनहाइड्राइड या जो आपका बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड है B2O3 वो बनता है। तो ये जो बोरिक एसिड है उस पे हीटिंग का इफेक्ट है भाई, देख लो, गर्म करते जाओगे मेटाबोरिक और ये बनते चले जाएंगे, ये भी आप देख लेना, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट आपका B2O3 है, वहीं से इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। नीट 94 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट H3BO3, यानी कि बोरिक एसिड कौन सा सही नहीं है, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड। नहीं भाई, ये ट्राइबेसिक एसिड नहीं है, ये तो बेचारा मोनोबेसिक एसिड है ना, वो भी खुद का नहीं देता, पानी वाला प्रोटॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, आप पढ़ लेना। इसकी स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। इट डज नॉट एक्ट एज प्रोटोन डोनर, सही बात है, प्रोटोन डोनर की तरह काम नहीं करता। इट एक्ट एज लेविस एसिड का तरह काम करता है, एक्सेप्ट लोन पेयर, ये बात एकदम सही है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लेविस एसिड की तरह काम करता है, प्रोटोन डोनेट नहीं करता, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर लेयर होती है, और इसको प्रिपेयर किससे करते हैं, बोरेक्स से इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला गलत था, ट्राइबेसिक एसिड नहीं होता, ये मोनोबेसिक एसिड होता है। हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा नहीं है। देखो भाई, जो 13 ग्रुप वाले हैं उनमें हाइड्राइड्स में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, हमने देख लिया ना, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता है, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। तो इनमें ये बोरोन 13 ग्रुप, गैलियम 13 ग्रुप, एलियम एल्यूमिनियम 13 ग्रुप, ये सब 13 ग्रुप के हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है सेंट्रल एटम में। सिलिकॉन ये 14 ग्रुप का है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सुन लो। अब आ गया केमिस्ट 2011 में ये पूछा है, बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या बनता है। तो देखो, बोरेक्स बीड टेस्ट में याद कर लेना, मेटाबोरेट बनता है। कैसे बनता है सुन लो, बोरेक बीड टेस्ट में बोरेक्स को हीटिंग करते हैं, तो Na2B, ये उसके बाद में बनता है आपका Na2B4O7, फिर वापस इसको हीटिंग करते हैं, यानी कि पहली बार तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर अनहाइड्रेटेड या डिहाइड्रेटेड बोरेक्स होता है, इसको वापस हीटिंग करते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट बनता है, यही, और सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड बनता है आपका B2O3। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वही आपका ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनता है, बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं ना, इसी को बीड बोलते हैं। तो बीड देख लेना क्या होता है, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 दोनों को मिलाकर के बीड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बीड बन गया ना, इसकी रिएक्शन हम किसी भी मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो मेटाबोरेट बनता है। तो फाइनली किसी भी मेटल को उसके मेटाबोरेट के कलर से पहचानते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट में, ठीक है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में मेटाबोरेट बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल फॉर्मूला बोरेक्स का पूछा है इन्होंने ACF 2011 में। बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला देख लो भाई, दो होते हैं, कैसे भी आपको घुमाया जा सकता है। एक तो Na2B4O5OH4 8H2, एक तो 8H2 वाला है, एक Na2B4O7 10H2, एक 10H2 वाला है, कोई भी आपको याद रखना पड़ेगा ये तो, ठीक है। तो इसने 8H2 वाला दिया है, 8H2 वाले में B4O5 ये वाला आएगा, B4O5OH4 8H2, ये सही है ना। 10H2 वाला इन्होंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ACF 2018 में B2H6 जानते हो ना आप, इसका नाम सुना सुना लग रहा होगा, डाइबोरेन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 13 ग्रुप में। डाइबोरेन से रिलेटेड इन्होंने ये पूछा है 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, तो भाई डाइबोरेन में 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं 2। ये देखो, ये एक 3C2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सुन लो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्ड है जहां पर मैं अभी कर्सर चला रहा हूं, ये बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ये एक 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्यों 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 सेंटर है इसमें, एक सेंटर हाइड्रोजन दूसरा सेंटर और दूसरा सेंटर बोरोन, 3 सेंटर हो गए, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन 2 ही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन का, तो 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना हुआ है, 3C2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो नीचे वाला बनाना बॉन्ड है 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसमें इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी सेंटर 3 हो गए, 2 बोरोन 1 हाइड्रोजन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एक बोरोन का एक आपके हाइड्रोजन का। तो 3C2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं किसमें, डाइबोरेन में। स्ट्रक्चर आपके सामने थी। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट में भी यही क्वेश्चन पूछा है 2016 में कि कितने नंबर ऑफ 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, भाई 2 होते हैं, अभी अभी हमने देखा है ना, अभी इतने जल्दी हम भूलने वाले नहीं हैं।
जनवरी 2019 जेई के क्वेश्चन में, जेई में आया है कि नंबर ऑफ 2c2 इलेक्ट्रॉन और 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसमें, डाइबोरेन में। अरे भाई 2c2 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि 2c2 इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मल बॉन्ड हो गया, दो सेंटर के बीच में दो बॉन्ड है ना, नॉर्मल केमिकल बॉन्ड। और 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये हमारा स्पेशल बनाना बॉन्ड हो गया। तो 3c2 इलेक्ट्रॉन तो दो होते हैं, हमने देखा ना, एक तो ये ऊपर वाला बनाना बॉन्ड, एक ये नीचे वाला बनाना बॉन्ड, ठीक है। अब 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, एक ये दो इलेक्ट्रॉन, दो सेंटर, एक ये दो, एक ये तीन और एक ये चार, तो चार बॉन्ड हो गए नॉर्मल बॉन्ड, यानी कि 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और दो बॉन्ड तो हम बनाना बॉन्ड जानते ही हैं, आंसर आपका बी आएगा, क्योंकि पहले इन्होंने 2c2e लिखा है, बाद में 2e लिखा है, इसलिए 4 और 2 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं। इन्होंने ये लिखा है सेकंड नंबर, देयर इज वन बनाना बॉन्ड ओनली। नहीं भाई, वन बनाना बॉन्ड क्यों, हमने अभी अभी देखा है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, दो बनाना बॉन्ड होते हैं डाइबोरेन में। बोरोन यहाँ बीच में फंसा होता है, हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर ये गलत है, इन्होंने गलत ही पूछा है ना, नॉट नॉट है ना, तो डाइबोरेन वन नहीं होता। बाकी आप देख लेना, बाकी सारे के सारे सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाइबोरेन और अमोनिया की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीएफ 2018 में इन्होंने पूछा है। इन्होंने पूछा है अमोनिया और डाइबोरेन से कौन सा नहीं बनता है, तो देखो भाई, अमोनिया और डाइबोरेन तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं आपस में मिलकर के दोनों, ठीक है। एक तो बनाते हैं बोरोन नाइट्राइड BnX, सुन लो। एक बनाते हैं बोराजीन B3N3H6, ये भी बनाते हैं। एक इनका नॉर्मल कंपाउंड बनता है, क्योंकि B2H6 लेविस एसिड है और NH3 लेविस बेस है ना। तो यहाँ पर दो बोरोन है, सॉरी B2 है, दो बोरोन है, इसलिए दो NH3 चाहिए उनको एक लोन पेयर देने के लिए, ठीक है। इसलिए टू कंपाउंड भी बनता है। ये जो नंबर 4 कंपाउंड है, ये नहीं बनता है बोरोन और डाइबोरेन और अमोनिया की रिएक्शन से, इसलिए यही हमारा आंसर है, क्योंकि इन्होंने पूछा है डज नॉट गिव। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है, वो नहीं बनता अमोनिया और डाइबोरेन से। ACF 2011, डाइबोरेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डाइबोरेन के लिए कौन सा सही है, तो देखो डाइबोरेन में लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं होती, ये तो गलत हो गया। बनाना बॉन्ड होते हैं, बनाना बॉन्ड इन्होंने कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने चेंज कर दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइबोरेन में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन, सुन लो, डाइबोरेन में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, सुन लो अच्छी तरह से। sp3 कैसे हुआ, 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और आप एक्साइटेड स्टेट बना दोगे तो उसमें हो गया आपका, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये लास्ट वाला खाली। तो एक खाली ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है डाइबोरेन में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है sp3, सुन लो। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3। वापस पूछ लिया टेक्निकल एजुकेशन 2011 में, बोरोन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये लो sp3। डाइबोरेन, भाई डाइबोरेन एकदम छाया हुआ है क्वेश्चंस में। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोरोन के कंपाउंड का, जूनियर केमिस्ट में पूछा हुआ है। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं बोराजीन को, किसको, बोराजीन को, B3N3H6, यानी कि इसमें देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर तो ये है, यहाँ पर 6 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर और बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या हुआ, 6 कार्बन की जगह 3 तो बोरोन रख दिए, और 3 रख दिए नाइट्रोजन, और 6 हाइड्रोजन ऐसे की ऐसे जाए। बेंजीन यही तो होता है C6H6, तो C6 की जगह 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन आ गए, वो बन गया आपका बोराजीन, ठीक है। ये देखो बोरोन अल्टरनेटिव ऑर्डर में बोरोन है और अल्टरनेटिव ऑर्डर में नाइट्रोजन है, यानी कि एक छोड़ के एक, ठीक है। ये हो गया आपका बोराजीन, ठीक है। तो बोराजीन बोलते हैं B3N3H6 को, ठीक है। चलते हैं आगे, ये तो होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन, और एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड को। बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है, BnX, ये होता है बोरोन नाइट्राइड, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। और इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको, बोराजीन को, दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट 2016 में, रिएक्टिविटी ऑफ बोराजीन, यानी कि बेंजीन की तुलना में बोराजीन की क्रियाशीलता, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, यानी कि ये दोनों मैंने बताया ना एक जैसे हैं, है ना, ठीक है। कौन, बोराजीन और आपका बेंजीन, ठीक है। अब इनमें पूछा है रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है, तो भाई रिएक्टिविटी तो देखो जिसकी ज्यादा होगी, जिसमें ये जो डबल बॉन्ड है ना स्टेबल नहीं है, कौन सा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, बोरोन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए ये डबल बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए बोराजीन ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, सुन लो। बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है।
क्योंकि वहां पर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है दोनों एटम की, इसलिए बॉन्ड अच्छे से बना हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा, ये कहेगा मुझे दे दो बोल करके बोरॉन से। इसलिए बोराजीन में डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो उतना स्टेबल नहीं है नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच वाला, इसलिए बोराजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। सुन लो अच्छी तरह से, ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। और इसमें आंसर आएगा द रिएक्टिविटी ऑफ बोराजीन एज कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन की तुलना में बोराजीन की रिएक्टिविटी मोर है, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ACF 2018 द रिएक्टिविटी ऑफ, वापस वही पूछ लिया भाई, मोर मोर मोर, ठीक है। सेम क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छी तरह से यदि मैंने गलत किया हो तो। जूनियर केमिस्ट 2014 इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कौन सा है, अभी तो हमने देखा था आपका BNX इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का, जिसको बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड। बोरोन तो आपने सुन लिया ना, नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है, ये है इसका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी है भाई, BN की है, BN की है, बोरोन नाइट्राइड की। नीट 2013 एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको पता होना चाहिए, हमें पता चल चुका है। जूनियर केमिस्ट 2014 में पूछा है बोराजोल क्या है। अब देखो भाई, ये जो अभी आपने देखा था ना बोराजीन, यानी कि बेंजीन का भाई है ना बोराजीन, इसी का दूसरा नाम बोराजोल भी है। तो ये आपका B3N3H6 ये क्या है, बोराजीन, और बोराजीन को ही क्या बोलते हैं, बोराजोल। तो आंसर आ गया इसमें 3, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनके बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।